नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार, सुझाव और बात को दुनिया ने सुना। इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण वातावरण में शांति और विकास के साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान की बात कही। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लेकर कोविड महामारी और यूक्रेन समस्या के चलते विश्व भर में बर्बाद हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं और खाद्य ऊर्जा संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाया। दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों के ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब विश्व रूस यूक्रेन युद्ध, खाद्यान्न संकट और ऊर्जा संकट समेत कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहली बार G20 देशों के सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया के कई नेता इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात वैश्विक समस्याओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। पूर्व राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अरविंद मोहन जी से। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। स्कंद जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। G20 देशों का बाली में ये शिखर सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उल्लेख करते हुए पूरे विश्व को संबोधित किया है, इसके क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस समय जो ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें विश्व के सामने बहुत चुनौतियां हैं। कुछ पुरानी चुनौतियां तो पहले से थी ही, आर्थिक और डेवलपमेंट से संबंधित, पर यूक्रेन के और रशिया के बीच में युद्ध के बाद जो नई समस्याएं सामने आई हैं जी, उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने बहुत ही क्लियरली अपने विचार रखे। और पूरा विश्व इस समय भारत जो कहता है उसको बहुत ध्यान से सुनता है, जी, क्योंकि आपको, हमारे सब दर्शकों को याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से क्लियरली कहा था कि ये अब युद्ध का नहीं है, दुनिया भर में उसको कोट किया गया था। तो आज प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें कोई रास्ता ढूंढना है कि विश्व फिर से युद्ध विराम तथा कूटनीति की तरफ जाए जी, और यूक्रेन में युद्ध खत्म हो। एक चीज हो गई। दूसरा, जो एनर्जी प्राइस का ऊपर कुछ एक सीलिंग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं वह पाश्चात्य देश, जिससे रशिया की एनर्जी को में कुछ गतिरोध आए एनर्जी सप्लाई में, और भारत तो काफी रशिया से ले रहा है। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली कहा कि कोई भी गतिरोध एनर्जी सप्लाई में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य और एनर्जी, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है, उसमें जो सप्लाई चेन्स हैं वो पहले ही तहस नहस हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो रुइंड हो चुकी हैं जी, और उसका प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है, वो ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भारत ये अपने ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करता है कि भारत G20 में जो विकासशील देश हैं, जो ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व करे और उनकी जो समस्याएं हैं उनको बहुत ही गंभीर रूप से और बहुत फोर्सफुली विश्व के पटल पर रखे। जी, और क्लाइमेट चेंज का भी उन्होंने जिक्र किया, जो तीसरी समस्या इस समय शर्म एल शेख में मीटिंग चल रही है। और फिर कुछ इस तरह का प्रयत्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम लोग जो पहले अभी पीछे हैं,
उनको ऊपर ज्यादा कुछ बोझ डाला जा रहा है। तो बड़ा क्लियरली कहा गया कि विकास पे कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए, विकासशील देशों का। और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। भारत का भी उन्होंने जिक्र किया किस तरह 2030 तक आधी हमारी जो ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी। पर उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड एंड अफोर्डेबल फाइनेंस, ठीक जी है, विकासशील देश काम करेंगे, पर उसके लिए आर्थिक सहायता विकसित देशों को देनी होगी। जी बिल्कुल। अरविंद जी, इस बात को मैं भी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसे मंच पर, G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर, जहां पर दुनिया भर के ताकतवर देश मौजूद हों, और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक एक करके दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उनको गिनाया, और किस तरह दुनिया को शांति और विकास के रास्ते पर ले जाना है इसका संदेश दिया। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस भूमिका को, भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत मुश्किल दौर है सारी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। 2008-9 में जब वैश्विक मंदी हुई, उस समय 2008 और 2009 का जब आप पूरे ग्लोब का चार्ट पेंट करते हैं, जी तो हमें दिखाई पड़ रहा था कि यूरोजोन पूरा आपका रिसेशन में चला गया, अमेरिका में नेगेटिव ग्रोथ रेट, दुनिया के विकसित देशों में सब में नेगेटिव ग्रोथ रेट, इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी, रशिया में, ब्राजील में मामूली तौर पर लेकिन नेगेटिव ग्रोथ रेट, जापान में नेगेटिव ग्रोथ रेट। ये दुनिया का सच था। सिर्फ दो देश उस समय ऐसे थे, चाइना और हिंदुस्तान, जहां पॉजिटिव ग्रोथ रेट थी। और हम दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से सारी दुनिया डीप डिप्रेशन में नहीं गई। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा रिसेशन में गया, लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं गए। उसको बचाने के लिए एशिया की भूमिका थी, विशेष रूप से हम दो देशों की थी। जी आज स्थिति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। जो दुनिया में जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से अब ऑलरेडी हम शायद अगले रिसेशन के दौर में दुनिया घुस रहा है। अमेरिका का डेटा, चाइना का डेटा विशेष रूप से बहुत चैलेंजिंग दिख रहा है। सारी दुनिया मुश्किल में जा रही है। जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मुझे लगता है कि बहुत अहम मुद्दा है वो। और इस G20 समिट का जो फोकस भी है, वो रिकवरिंग टुगेदर है। सारी दुनिया इस मुश्किल काल से, खासतौर पे जो कोविड के बाद परिस्थितियां पैदा हुई, उससे सारी दुनिया कैसे एक साथ निकलेगी, इसी पर मूल रूप से ये समिट है। जी और इस समिट में जब तक हिंदुस्तान इस पर या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, और जब तक हिंदुस्तान अपनी भूमिका पूरी तरीके से निर्वहन नहीं करेगा, सारी दुनिया के लिए रिकवरी बहुत मुश्किल होने वाली है। उसका पहला कारण यह है कि जहां तक ग्लोबल ग्रोथ का सवाल है, आने वाले समय में हिंदुस्तान का एक मेजर कंट्रीब्यूशन इस ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी में होना पड़ेगा। बिना उसके सारी दुनिया में बिल्कुल 2008-9 जैसी पिक्चर होगी। सारी दुनिया इमर्ज करने में बहुत मुश्किल पाएगी। उस दौर में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ओबामा हिंदुस्तान जब आ रहे थे, तो उन्होंने अपने मीडिया से बात कही थी। पूछा गया उनसे कि आप हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू सीक मार्केट एक्सेस। क्योंकि अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए, जो बहुत मुश्किल में थे उस दौर में देश, उन सब के लिए जो रास्ता था वो हिंदुस्तान की मार्केट से होके जाता था। जी और कुछ कुछ ऐसी स्थिति अब इमर्ज होने वाली है। सारी दुनिया की जो रिकवरी का रास्ता है, वो हिंदुस्तान और चाइना के बाजारों से ही होकर के जाएगा। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, तो बिना हमारे सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जी जो लॉजिस्टिक्स की बात कही प्रधानमंत्री, मुझे लगता है बहुत अहम है। सारी दुनिया में लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब हो गई है, और उसके चलते, और जिस तरीके की चाइना की क्रेडिबिलिटी है, हम वहां से सारी दुनिया आज सोर्सिंग नहीं करना चाह रही है। हिंदुस्तान की भूमिका पूरी तरीके से बदलती जा रही है। तो जी मुझे लगता है कि जिन चीजों पे फोकस करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी ने की है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी हो, चाहे हेल्थ हो, या एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। जी और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरीके से फ्यूल सप्लाई का चैलेंज यूरोप के लिए बना हुआ है, यूरोप की अर्थव्यवस्था आपको और वीक होती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे दौर में जो कंपनसेटिंग इंटरवेंशन है, वो जी हिंदुस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं से आना जी होगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, अगर दो इशूज की मैं बात करूं, दुनिया के सामने तमाम चुनौती हैं जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने G20 शिखर सम्मेलन में किया, लेकिन साथ ही जो यूएन की भूमिका होनी चाहिए उस पर भी सवाल एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और G20 शिखर सम्मेलन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों को? जी हाँ, ये बहुत अहम है। एक्चुअली प्रधानमंत्री ने यूएन के रोल पे बहुत कड़ी टिप्पणी करी है। पहली दफ़ा मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के लेवल पे
एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यूएन का हुआ है। उन्होंने बोला साफ साफ लफ्ज़ों में कि यूएन हैज़ फेल्ड इन टैकलिंग ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स दैट ही मेंशन्ड। यूक्रेन की बारे में बताया उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया, उन्होंने कोविड-19 पे पैंडेमिक में जो मिलजुल के काम करने में भी, इन सब चीज़ों में यूएन एक फेलियर रहा है। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब जो है G20 का दायित्व बढ़ जाता है। ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है और हमको इसके परिप्रेक्ष्य में देखना है कि बहुत सारे देश, वो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यूएन हैज़ फेल्ड टू रिफॉर्म इटसेल्फ। तो यूएन को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे देश हैं जो इसके अगेंस्ट काम करते हैं, इसको फ्रस्ट्रेट करते हैं। चाइना उसमें बहुत एक्टिव है और बहुत सारे देश हैं, और इंडिया जैसा कुछ दो देश हैं जो कि एक अपना लेजिटिमेट रोल अदा करना चाहते हैं, उनको नहीं मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है और प्रधानमंत्री ने नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट आई थिंक उनका इशारा बिल्कुल क्लियर है कि यूएन नहीं कर पाया इन कामों को, ना यूएन कर पाने में सक्षम है, क्योंकि यूएन रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा, यूएन रिफॉर्म नहीं रहा। तो अगर यूएन इररेलेवेंट होता जा रहा है तो हमें एक कोई नई संस्था, नया मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा। और G20 एक ऐसा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी इकोनॉमीज को इकट्ठा किया है। अब समस्या क्या है कि ट्रेडिशनली G20 ने इकोनॉमिक और इस तरह के इश्यूज पे बात करी है, क्लाइमेट चेंज पे बात करी है, सस्टेनेबल गोल पे बात करी है, इकोनॉमी पे बात करी है, डेवलपमेंट पे बात करी है, लेकिन दुनिया में समस्याएं और भी होती हैं। तो जैसे यूक्रेन वॉर के बारे में बात करी, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें खलबली मची हुई है, वो काफ़ी कुछ यूक्रेन वॉर से निकल के आई है। और प्रधानमंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त करी। इनफैक्ट उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से इसको कंपेयर किया ऑलमोस्ट, जब कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के बाद दुनिया के नेताओं ने, दुनिया के सारे देशों ने मिलजुल के एक दुनिया में शांति लाने के लिए काम किया। तो आज भी वही जिम्मेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली यूक्रेन वॉर से जो स्थिति पैदा हुई है उस पर बहुत चिंता व्यक्त हुई है। तो मैं समझता हूं कि वक्त ये आ गया है कि G20 को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज को भी लाना चाहिए क्योंकि यूएन इज इनकेपेबल, और अगर यूएन केपेबल नहीं है तो G20 जो है ये रोल अदा कर सकती है, और उसमें हमको एक इक्वल सहभागी मिली हुई है। जी बिल्कुल। और स्कंद रंजन जी, अगर मैं बात यूक्रेन युद्ध की करूं और जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इसमें कई ऐसे देश भी मौजूद हैं जो रूस के खिलाफ अपना जो उनका रुख रहा है, आक्रामक रुख रहा है यूक्रेन को लेकर, वैसे देश भी वहां मौजूद थे, और प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा इस बात को, क्या डिप्लोमेसी के जरिए कोई रास्ता नहीं निकाला जाता शांति के लिए? इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? भारत का बिल्कुल एक क्लियर पोजीशन है कि जो रशिया ने किया वो गलत किया। हमारे जितने स्टेटमेंट्स हैं यूएनजीए में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, पर किसी को कंडेम करना या किसी को बुरा भला कहने से ये समस्या हल नहीं होगी जी। और बार बार ये कहा गया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं। और इस बार प्रधानमंत्री ने आज जो अपना भाषण दिया उसमें कहा युद्ध विराम और डिप्लोमेसी, कूटनीति, क्योंकि सबसे पहले युद्ध विराम होना चाहिए। और देखिए अब किस तरह का वहां पे जो समझौता, जो संयुक्त वक्तव्य निकलेगा, उसमें भी कुछ विवाद अवश्य होगा कि यूक्रेन का पैरा कैसे उसमें ड्राफ्ट हो, और उसमें भी भारत की बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री लावरोव साहब ने कहा है कि G20 का ऐसा स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता कि जिसमें रशिया को कंडेम किया जा सके, क्योंकि रशिया खुद G20 का सदस्य है, तो अपने को कंडेम करने का तो स्टेटमेंट वो नहीं देगा।
तो इस पे काफी कूटनीति की वहां आवश्यकता है। पर मैं कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आगे की तरफ देखिए, कूटनीति का रास्ता अपनाइए, युद्ध विराम की तरफ जाइए, पर मेरा ये मानना है कि कुछ पाश्चात्य देश, अमेरिका वगैरह अभी भी यूक्रेन को उकसा रहे हैं कि लड़ते रहो और युद्ध विराम की तरफ नहीं जाओ, बातचीत की तरफ नहीं जाओ। तो ये देखना होगा कि कैसे इस समस्या में आगे बढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये चीज मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि मुद्दा कूटनीति का है, संघर्ष विराम का है, और रूस यूक्रेन युद्ध ने एक प्रकार से दुनिया को खेमों में बांट दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की जो भूमिका रही है इस पूरे मुद्दे पर, वो शांति की रही है कि संघर्ष विराम हो, कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए, बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। और ऐसे मंच पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं मौजूद हैं और यूक्रेन को लेकर रूस के साथ उनकी तनातनी दुनिया जानती है, वहां पर जिस तरह से भारत की भूमिका रही है, प्रधानमंत्री जी की भूमिका रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की जो व्यूज़ हैं शुरुआत से ही बहुत क्लियर हैं। हमने दुनिया को खेमों में बांटने का अटेम्प्ट को टोटली रिजेक्ट किया है, और हर चीज़ को आप प्रॉपरली एग्जामिन करें, कॉम्प्रहेंसिवली एग्जामिन करें। और जैसा एम्बेसडर तायल साहब ने बताया कि हमने कहा कि कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन इस चीज़ से नहीं निकल सकता कि मिलिट्री अटैक हो और मिलिट्री इंटरवेंशन, लेकिन कूटनीति से बात करनी है और हमें हर पहलू को देखना है, हर आदमी के व्यू को देखना है। तो ये हमारा एक व्यू रहा है, और प्रधानमंत्री ने G20 के मंच में भी अपना व्यू को दोहराया। और आप इसको इसके परिप्रेक्ष्य में देखें कि G20 की प्रेसिडेंसी अब हमारे पास आने वाली है जी, और प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी में एक ये अंडरलाइंग जो ईथोस रहेगी वो वसुधैव कुटुंबकम रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समझदारी से और एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच में हमको यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन और दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ना ही कि हर देश जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सिर्फ करे। ऐसा लगता है कभी कभी देख के कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, खासकर अमेरिका ने, जो ये यूक्रेन वॉर में रुख अपनाया है, जिससे इसको तूल दिया है, हवा दी है, और इसमें शायद इसका कहीं बहुत टिप्पणियों में आता है, आपको भी मालूम होगा कि ये अमेरिका ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया है, अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए किया है। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है, कि देश, जितने ताकतवर देश हैं, वो अपनी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के एक समझदारी की बात करें और दुनिया का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखें, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो दुनिया का इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसमें जो है वो एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच से सबको साथ में लेके वही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि भारत को जो अध्यक्षता G20 शिखर की मिलने वाली है, उसको देखते हुए जिस तरह से भारत वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्व करने वाला देश बन के उभर रहा है, दुनिया के सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं, उसकी एक झलक हमको देखने को मिली है इस G20 शिखर सम्मेलन में। G20 प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा लिया, खासकर अगर यूक्रेन वॉर में देखा जाए तो एक, मैं नहीं कहता कि भारत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, शायद उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी अभी, लेकिन भारत एक रास्ता जरूर दिखा रहा है जी, कि इस रास्ते पे ही चल के जो है आप उसका जो है समझौता कर सकते हैं, डायलॉग से करें, कूटनीति से करें। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक तरफ रूस और चीन खड़े हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसे देश खड़े हैं, यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं। दुनिया के सामने यह खेमाबंदी है, और ऐसे में भारत वैश्विक स्तर पर शांति और विकास के साथ दुनिया को आगे लेके चलना चाह रहा है, और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस सम्मेलन में था। लेकिन आर्थिक मुद्दा दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है अरविंद जी, खासतौर से अगर खाद्यान्न संकट की बात मैं करूं, ऊर्जा संकट की बात की जाए, दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौती। आप कैसे देखते हैं, क्या कोई रास्ता इस शिखर सम्मेलन से निकलेगा? आपको निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, रास्ते
पर जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दी है। जी जो बात रेफरेंस आया है 1945 या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर आया और नया इकोनॉमिक ऑर्डर आया, निश्चित तौर पे तब से अब तक दुनिया बदल चुकी है। सबसे बड़ा बदलाव है कि जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ गया है। जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो या किसी भी फील्ड की टेक्नोलॉजी हो, वो बिल्कुल अलग पहुंच गई। दुनिया इतनी नजदीक आ गई है इंटरनेट इत्यादि की वजह से। पूरा परिपेक्ष आज की तारीख में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, पूरी तरीके से बदल चुका है। और जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर हमने 1940 के दशक में क्रिएट किया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब सक्षम नहीं रह गया है इस तमाम समस्याओं को हैंडल करने में। और इसी बात पर प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेट किया है। अब जिस तरीके की भागीदारी, आज जो बात मैंने पहले कही थी, जिस तरीके से इमरजेंस है हिंदुस्तान और चाइना का, जी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक टेक्टोनिक शिफ्ट एशिया की तरफ हो चुका है, विशेष रूप से हिंदुस्तान और चाइना की ओर हो चुका है। आपको इस ग्लोबल रियलिटी को अब रियलाइज करना होगा। और इसी बात पर प्रधानमंत्री जी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समय आ गया है। अगर आप बदलेंगे नहीं, सिर्फ संस्थाएं दुनिया को नहीं चलाएंगी। अगर ये संस्थाएं इरेलीवेंट हो जाएंगी, दुनिया अपने रास्ते पर चलेगी। बेहतर ये होगा कि हम एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर को सामने लेकर के आए, और उस नए इकोनॉमिक ऑर्डर में जो आवश्यकताएं हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी की आपने बात की, जी मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम अमेरिका के साथ दुनिया के सबसे बड़े, जो कैपेसिटी की टर्म्स में अगर देखा जाए, अमेरिका और हिंदुस्तान, जिस तरीके की एग्रीकल्चर पोटेंशियल हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। हिंदुस्तान की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, हम उसको अभी बहुत अंडर प्रोडक्शन है। अब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को देखें, जो हमारे फूड बाउल का सबसे बड़ा हिस्सा है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल मार्केट से हम कैसे लिंक कर सकते हैं। और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स लाइन की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसकी तैयारी हिंदुस्तान ऑलरेडी कर रहा है। जी जिस तरीके से तरह तरह के एक्सप्रेसवेज कुछ समय पे आपने बनते देखे हैं, हम हिंदुस्तान के को दुनिया के बाजारों से और हिंदुस्तान के बाजारों से कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। अब अगर लॉजिस्टिक्स लाइंस जैसी चीज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो दुनिया के सामने ये जो चुनौती है और आने वाली जो अननोन चुनौतियां हैं, हम उसको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है समय आ गया है। जी बिल्कुल। स्कंद रंजन जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा कर रहे हैं, एक ऑर्डर की जरूरत है। उस इकोनॉमिक ऑर्डर में जैसे दूसरे साथियों ने बात कही कि हमको सबको साथ लेकर के और बराबरी से चलना पड़ेगा। अगर यूएन रिलेवेंट हो रहा है, तो एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर में या तो यूएन रिफॉर्म होगा या नया ऑर्डर बनेगा। बेहतर होगा कि हम आज रियलाइज कर लें, बजाय इसके कि हर देश अपने रास्ते पे चलने लगे और इस तरीके के इकोनॉमिक ब्लॉक्स दुनिया के डेवलपमेंट को रोकते चले जाएं, बाधित करते रहे। जी हाँ बिल्कुल। आर्थिक पक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है G20 शिखर सम्मेलन का। लेकिन स्कंद रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिल रही है, आप कैसे देखते हैं आगे का जो भूमिका भारत की रहने वाली है? जो वैश्विक ऑर्डर की, जिस वैश्विक ऑर्डर की बात हो रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का रोल वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी G20 की हमारे प्रेसिडेंसी रहेगी, उसमें हम एक ग्लोबल साउथ, जो जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके क्या उनके हित में है, उसका भी एक मुद्दा उठाएंगे। और जो G20 का एजेंडा और जिस तरह बनता है, उसमें 3 देश, पिछला, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इंडोनेशिया डेवलपिंग कंट्री है, भारत, और अगली जो 19वीं G20 मीटिंग होगी वो ब्राजील में होगी। तो ये है कि तीनों देश विकासशील देश हैं, और किस तरह फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे रिफॉर्म किया जाए, हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया। तो रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ध्यान मेरे ख्याल से भारत देगा, क्योंकि G20 की स्थापना जब हुई थी तो मेन इसका इकोनॉमिक जो इम्पल्स था और जो रीजन था, वो इकोनॉमिक था। और बहुत अच्छे निर्णय G20 में सब देशों ने मिलकर लिए 2008-2009 में, नहीं तो उस समय बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इस समय भी पूरा विश्व इसी तरह के एक चौरस्ते पर खड़ा हुआ है, और G20 के सबको मिलकर छोटा मोटा टिंकरिंग नहीं करना चाहिए, उसे ओवरहॉल की आवश्यकता है। और यूनाइटेड नेशंस के ओवरहॉल की आवश्यकता है, वो एक मुद्दा है, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ओवरहॉल करना
जी और उसमें जिस तरह की बात हो रही है, क्योंकि अभी पहले ही हमारे शेरपा और पूरा सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, बहुत विचार पहले ही हो चुका है जी कि भारत की प्रेसिडेंसी में G20 का क्या एजेंडा होगा, किस रास्ते पर हम चलने का प्रयत्न करेंगे सब देशों के साथ। और उसमें रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा मुद्दा है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर विकासशील देशों को आगे बढ़ना है तो डिजिटल किस तरह, पूरा जिस तरह भारत ने प्रगति की है, 400 मिलियन नए अकाउंट, और जिस तरह हम आधार कार्ड, कि ये सब पूरे विश्व में सबको मिले, जी और कोई उसमें रॉयल्टी वगैरह की बात नहीं है। ये देखिए भारत का बहुत बड़ा एक योगदान है जी कि जो भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो हम पूरे विश्व को फ्री देने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा एक हम मॉडल विश्व जी के सामने और स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख भी किया कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तेजी के साथ बढ़ रही है और संकट काल में भी, महामारी के काल में भी भारत ने कैसे दुनिया की मदद की है, दूसरे देशों की मदद की है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ताइवान का, संक्षेप में, क्योंकि चीन का जो रुख रहा है उसको लेकर वो भी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन आमने सामने हैं, भूमिका भारत की बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं समझता ताइवान में हमारा कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। जी हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो G20 का मुद्दा नहीं है। जी हमें ताइवान से इकोनॉमिक रिलेशंस हैं और उसको हमें चाइना से डर के रोकना नहीं चाहिए, जी बल्कि जो हमारे ताइवान से रिलेशंस हैं उसको हमें चाइना के अगेंस्ट एक लेवरेज की तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी ताइवान से रिलेशंस करके हमारे लिए इकोनॉमिक फ़ायदा है, सेमीकंडक्टर्स में और बहुत सारे एरियाज़ में ताइवान का बहुत बड़ा रोल है। जी तो ताइवान के सिलसिले में तो ये बात हुई। जी जी बिल्कुल। ये मुद्दा मैंने इसलिए समझना चाहा क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने इसी शिखर सम्मेलन में ताइवान का राग अलापा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर तनाव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो जी शिखर सम्मेलन है, G20 शिखर सम्मेलन है, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी, शांति और विकास को एक नई दिशा मिलेगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने का। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।